दुनियादारी इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्टडोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे साल 1957 में पैदा हुए एक लड़के से। वो लड़का जो ईरान के पूर्वी हिस्से में बसे एक छोटे से गांव राबोर का रहने वाला था। वो बस 13 साल का था जब एक दिन उसे अपने पिता के खेत, अपना गाँव सब छोड़कर पास के शहर में मजदूरी के लिए जाना पड़ा। और मजदूरी इसलिए ताकि वो अपने किसान पिता को गिरफ्तार होने से बचा सके। उस पिता को जिन्होंने खेती के वास्ते सरकार से कुछ कर्ज ले लिया था, लौटा नहीं पा रहे थे। इसी कर्ज के चलते उस लड़के ने खुद स्कूल जाने की उम्र में एक स्कूल की कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट गारा उठाया, महीनों तक मजदूरी की, परिवार का कर्जा उतारा। हालात ऐसे कि बड़ी मुश्किल से खुद हाई स्कूल तक पढ़ पाया, लेकिन स्कूली तालीम की ये कसर भविष्य चमकाने के उसके सपनों के आड़े नहीं आई। वजह, क्योंकि उन दिनों ईरान में भविष्य बनाने के लिए तालीम से कहीं ज़्यादा ज़रूरत थी सत्ता विरोधी गुस्से की। इस गुस्से के दो निशाने थे। एक, ईरान के तत्कालीन शासक शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, और दूसरा निशाना पहलवी का सपोर्टर अमेरिका। पहलवी को कितना सपोर्ट करता था अमेरिका, इस बात का अंदाज़ा यूँ लगाइए कि उन्हें सत्ता में वापस लाने के लिए 1953 में CIA ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई ईरान की मोहम्मद मोसादेक की सरकार का तख्ता पलट करवा दिया था। ये अमेरिका की वो गलती थी जिसने 1979 में कट्टर इस्लाम पंथियों को ईरान की सत्ता दिलाई। वो सत्ता जिसके साथ हमारे उस राबोर के लड़के का करीबी नाता होने वाला था। वो सत्ता को लाने वाले पैदल सिपाहियों से शुरुआत करके उसके सबसे ताकतवर लोगों में शुमार होने वाला था। और क्या नाम था इस लड़के का? इसका नाम था कासिम सुलेमानी। वही जनरल कासिम सुलेमानी जो 3 जनवरी 2020 को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एक अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए। वही जनरल सुलेमानी जिनकी हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में एक और खुल्लम खुल्ला जंग के हालात बन गए। 9 जून को ईरान से आई एक खबर ने जनरल सुलेमानी को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। क्या है ये खबर? खबर यह है कि ईरान एक कथित जासूस को सजाए मौत देने वाला है। जिस शख्स को मारा जाएगा उसका नाम है महमूद मुसावी माजिद। 9 जून को ईरानी जुडिशरी डिपार्टमेंट के प्रवक्ता गुलाम हुसैन इस्माइली ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस सज़ा का ऐलान करते हुए कहा, महमूद मुसावी माजिद CIA और मोसाद का एक जासूस है। उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है। माजिद ने हमारे दुश्मनों से शहीद सुलेमानी के ठिकाने की मुखबिरी की थी। उसने ईरानी सेना, खास तौर पर कुद्स गार्ड से जुड़ी जानकारियां इजराइल और अमेरिकी खुफिया विभाग को दी थी। माजिद की सजाए मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। उसे जल्द फांसी पर लटकाया जाएगा। ईरान के इस ऐलान से शुरुआत में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। सबने सोचा कि ये मामला जनरल सुलेमानी की हत्या से जुड़ा है, लेकिन बाद में ईरान ने स्पष्ट किया कि माजिद का केस सुलेमानी की हत्या से नहीं बल्कि सुलेमानी और उनकी फोर्स की मुखबिरी से जुड़ा है। अपने इस स्टेटमेंट में ईरान ने एक और बात का जिक्र किया। क्या कहा? ईरान ने दोहराया कि सुलेमानी की हत्या अमेरिकी सरकार द्वारा की गई आतंकवादी कार्रवाई थी। ईरान द्वारा लगाए गए इस इल्ज़ाम का संदर्भ क्या है? जनरल सुलेमानी की हत्या को ईरान आतंकवाद क्यों मानता है? जनरल सुलेमानी ईरान के लिए क्या अहमियत रखते थे? उनके मारे जाने से अमेरिका को क्या हासिल हुआ? इस एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान है, एपिसोड की शुरुआत में हमने आपको सुलेमानी के बचपन की कहानी सुनाई। फिर हम खुद ही जंप मारकर फ्यूचर में पहुंच गए। लेकिन सुलेमानी की अहमियत समझने के लिए हमें फिर से अतीत में लौटना होगा, कहानी कंटिन्यू करनी होगी। आप जानते हैं कि 1979 में अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान की इस्लामिक क्रांति हुई। सत्ता में आने के बाद कट्टर इस्लामिक तौर तरीके कायम करने के लिए कई संस्थाएं बनाई गई। इनमें से एक संस्था थी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर यानी IRGC। इसका काम था ईरान के इस्लामिक सिस्टम की रक्षा करना और ईरान की सशस्त्र सेना को मदद करना, और इसकी कमान सीधे सुप्रीम लीडर के हाथ में थी। 22 साल का कासिम सुलेमानी IRCG में भर्ती हो गया। ईरान को जल्द ही फौज की मदद की ज़रूरत पड़ी क्रांति के बाद।
1979 की क्रांति को 18 महीने ही बीते थे जब सद्दाम हुसैन की इराकी सेना ने ईरान पर हमला कर दिया। इस युद्ध में मोर्चे पर गए सिपाहियों में सुलेमानी भी था, लेकिन उसका काम दुश्मनों से सीधे लड़ना नहीं था। अपने सैनिकों को रसद मुहैया कराना, पानी पिलाना, इस तरह के काम थे। और एक अहम काम था दुश्मन सेना की खबर लाने का। इसके लिए वो इराकी सीमा के अंदर जाता, तो ही मिशन से लौटता तो अक्सर बकरे चुरा कर लाता। इससे ईरानी सैनिकों की दावत हो जाती। न्यूयॉर्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 से 1988 तक चले इस युद्ध में इराकी रेडियो पर सुलेमानी का कई बार जिक्र हुआ। और जानते हैं रेडियो वाले उन्हें क्या नाम देते थे? बकरी चोर। लेकिन इस बकरी चोर सुलेमानी ने इन 8 वर्षों में खूब नाम कमाया। ईरान की तरह उन्होंने भी कई ज़रूरी सबक सीखे इस जंग से, और इसमें सबसे अहम सबक क्या था? छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर। यह सबक कहता था कि सीधी लड़ाई में नुकसान है, इसलिए इनडायरेक्ट लड़ो। अलग अलग जगहों पर अपने विरोधियों के खिलाफ विद्रोही खड़े करो, उन विद्रोहियों को हथियार दो, ट्रेनिंग दो, उनकी मदद करो। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद करो और फिर हिजबुल्लाह के हाथों अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मन देशों पर हमले करवाओ। सुलेमानी के करियर का दूसरा बड़ा पॉइंट, पहला तो ये युद्ध था इराक से जो 8 बरस चला। दूसरा बड़ा पॉइंट इसके बाद आया जब अफगानिस्तान में उसकी सरगर्मियां बढ़ी। ये 90 के दशक की बात है। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन और तालिबानों के बीच सत्ता पर कब्जे की लड़ाई चल रही थी। पूर्व की तरफ से ईरान की लंबी सीमा जुड़ी है अफगानिस्तान से, तो जाहिर सी बात है कि उसकी पड़ोसी देश की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी थी। शिया विरोधी तालिबान से ईरान को खतरा था, जो कि खुद शिया बहुल मुल्क है। इसलिए वो मुजाहिदीनों की मदद कर रहा था ताकि सुन्नी संप्रदाय से जुड़े तालिबानों को रोक सके। इस ऑपरेशन में करीबी भूमिका थी सुलेमानी की। तालिबान को रोकने की ईरानी कोशिशें कामयाब नहीं हुई, लेकिन सुलेमानी इस ऑपरेशन से अपना प्रभाव बनाने में सफल रहा। सुलेमानी तालिबान को भले ही ना रोक पाया हो, लेकिन उसे अपने ऑपरेशन का अच्छा नतीजा मिला 1998 में। जी, फिर से 8 बरस का फासला। 1998 में सुलेमानी को IRGC की एलीट विंग कुद्स फोर्स का मुखिया बना दिया गया। अब ये कुद्स क्या है? ये फारसी भाषा का एक शब्द है। जेरूसलम को फारसी में कुद्स पुकारते हैं। IRGC की ये जो कुद्स फोर्स है, उसका अस्तित्व ईरान की खाई सबसे बड़ी कसम से जुड़ा है, और ये कसम है जेरूसलम की आज़ादी की। और इस आज़ादी की राह इजराइल के खात्मे से होकर जाती है ईरान के नज़रिए से। इस सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि ईरान के दुश्मनों को पछाड़ा जाए और पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभाव फैलाया जाए। आसान भाषा में समझिए तो कुद्स फोर्स का यही काम है। और जानते हैं कुद्स फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? उसी अमरीकी दूतावास के कंपाउंड में जहाँ ईरान के लोगों ने 1979 में अमरीकी राजनयिकों को बंधक बनाया था। सुलेमानी ने कुद्स फोर्स की कमान संभाली इस हेडक्वार्टर में बैठने लगा। तब तक ये ब्रांच खासी कुख्यात हो चुकी थी। कई सनसनीखेज ऑपरेशंस को ये अंजाम दे चुकी थी, जैसे 1992 में ब्यूनस आयर्स स्थित इजरायली दूतावास पर हमला करना, या 1994 में ही इसी शहर ब्यूनस आयर्स के यहूदी सेंटर पर हमला करना। इन सब के पीछे कुद्स फोर्स का हाथ माना जाता है। सुलेमानी जब यहाँ आया तो ये और कुख्यात हो गई। इसकी मदद से हिजबुल्लाह ने साल 2000 में इजराइल को लेबनान से बाहर निकालने में सफलता हासिल की। ये ईरान के लिए भी बड़ी कामयाबी थी। सुलेमानी की कहानी में फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है 2001 में, जब 9/11 का आतंकवादी हमला होता है अमेरिका पर। इसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करता है। तेहरान में सुलेमानी जैसे कई लोग थे जो सोचते थे कि ईरान को तालिबान और अलकायदा के खिलाफ, यानी जो सुन्नी नेटवर्क है ईरान की नज़र से देखें तो उसके खिलाफ अमेरिका की मदद करनी चाहिए। कहते हैं कि सुलेमानी ने अपनी पोजीशन के सहारे अमेरिका को तालिबान और अलकायदा के ठिकानों से जुड़ी कई जानकारियां मुहैया कराई। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और सुलेमानी दोनों हाथ मिलाना चाहते थे। उन दिनों स्टेट डिपार्टमेंट में रेयान क्रॉकर नाम का एक बड़ा अधिकारी था। उसने जिनेवा जाकर ईरानी डिप्लोमेट से बातचीत भी शुरू की। इस बातचीत में ईरानी डिप्लोमेट्स तेहरान संपर्क करके जिस आदमी से मशवरा करते, जो आदमी उन्हें आगे बढ़ने की हरी झंडी देता, वो सुलेमानी ही था। एक पॉइंट पर ऐसे लगा कि दशकों पुरानी अमेरिका और ईरान की अदावत खत्म हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन 29 जनवरी 2002 को सारी उम्मीदें टूट गई। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन अपने ही विदेश विभाग और खुफिया एजेंसियों को धप्पा देते हुए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक भाषण दिया, और इसमें उन्होंने ईरान को एक्सिस ऑफ ईविल यानी दुष्टता का केंद्र बताया। इस बयान के बाद ईरान और अमेरिका दोनों तरफ के रिश्ते सुधारने वाली ब्रिगेड के लोगों को पीछे हटना पड़ा। 4 जनवरी 2020 को वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक खबर के मुताबिक
रियान क्रॉकर ने इस घटना पर अफसोस करते हुए कहा था, हम इतने करीब पहुंच गए थे, बस इतनी सी दूरी रह गई थी, लेकिन एक भाषण के एक शब्द ने पूरा इतिहास बदल डाला। तो 2001 और 2002 की इन गतिविधियों के बाद सुलेमानी का फोकस बदल गया। इसलिए भी बदल गया क्योंकि इसके अगले बरस अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इराक में अफरा तफरी मची एक बार फिर से ईरान के पड़ोसी देश में, और ईरान सक्रिय हो गया। उसने पोस्ट अमरीकी हमले वाले इराक में शिया मिलिशिया को खड़ा किया, अमरीकी सेना पर हमले करवाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इराक के सीनियर खुफिया अधिकारी ने एक बार एक अमरीकी अधिकारी को जनरल सुलेमानी का परिचय दिया था और कहा था, इराक में होने वाली हर ईरानी गतिविधि के मास्टरमाइंड यही है। मिडिल ईस्ट में ईरान की इकलौती अथॉरिटी यही है, और ये कौन है? सुलेमानी। 2011 में अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सुलेमानी का नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। अमेरिका का कहना था कि सुलेमानी ने वॉशिंगटन में नियुक्त सऊदी राजदूत को मारने की साजिश बनाई थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, अभी आगे बढ़ेगी। सुलेमानी और अमेरिका 2014 में फिर आमने सामने आए, और इस बार उनका बैटल ग्राउंड बना सीरिया। यहाँ पर अमेरिका सीरिया के तानाशाह बशर अल असद को सत्ता से हटाना चाहता था। बराक ओबामा ने खूब जोर लगाया, बशर की सेहत पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि ईरान और रूस असद को बनाए रखना चाहते थे। असद की मदद के लिए ईरान ने न सिर्फ पैसा भेजा बल्कि अपने लड़ाके भी भेजे। अगस्त 2012 में असद के विद्रोही गुट ने करीब 48 ईरानियों को पकड़ लिया था सीरिया में, और इन ईरानियों की अहमियत कितनी थी, यूँ समझिए कि उनकी रिहाई के बदले असद ने करीब 2000 विद्रोहियों को रिहा किया था। ये 48 ईरानी कौन थे, क्यों इतने खास थे? ये ईरान की कुख्यात बासिज मिलिशिया के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हुसैन हमदानी के लड़ाके थे। कहते हैं कि सुलेमानी को असद की फौज नाकाबिल लगती थी, इसलिए वो हमदानी और उसके लड़ाकों को ईरान लेकर आया था। अमेरिका के एक अधिकारी ने न्यूयॉर्कर को बताया था कि सीरिया की पूरी लड़ाई असल में सुलेमानी के ही नेतृत्व में लड़ी जा रही थी। लेबनान, सीरिया और इराक के लड़ाकू, या फिर यमन के हूती विद्रोही, या फिर फिलिस्तीन का हमास ग्रुप, ये सब के सब सुलेमानी के नेतृत्व वाले कुछ फोर्स का हैंडीक्राफ्ट बताए जाते थे। इन लगातार मिलती कामयाबियों ने सुलेमानी का कद बढ़ा दिया। वो मिडिल ईस्ट के सबसे काबिल मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसरों में गिना जाने लगा। और जाहिर सी बात है, जब आपका कद बढ़ता है तो दुश्मनों के टारगेट पर भी आप ऊपर आ जाते हैं। वो एक साथ अमेरिका का दुश्मन और इराक का नेशनल हीरो हो गया, जनरल सुलेमानी। अमेरिका को लगा कि मिडिल ईस्ट में ईरान को पीछे धकेलना है तो सुलेमानी को रास्ते से हटाना होगा। ये सोचकर कई हमले करवाए गए, लेकिन वो हर बार बच निकला। और बचने का ये सिलसिला कब खत्म हुआ? इस बरस 3 जनवरी 2020 को। इस दिन तड़के सुबह बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर जा रही कुछ कारों पर ड्रोन हमला हुआ और सुलेमानी मारा गया। इस मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमैनी ने बयान जारी करके कहा, आखिरकार उन्होंने शहादत की मीठी चाशनी पी ली। सुलेमानी ईरान में शहीद कहलाए। शहीदों के बच्चों की गंध सूंघकर खुद को भूल जाने की बात कहने वाले सुलेमानी की मौत पर ईरान में राष्ट्रीय शोक मनाया गया। उनके जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए। 1989 में अयतुल्ला खुमैनी के जनाजे के बाद ईरान में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं निकला था। सुप्रीम लीडर खुद सुलेमानी के ताबूत पर रोते नजर आए। पूरे ईरान में जैसे हिस्टीरिया फैल गया। जनाजे में शामिल लोग छातियां पीटकर गम कर रहे थे। वो अमेरिका से बदला लेने की, अमेरिका को ख़त्म कर देने की कस्में खा रहे थे। ये मातम बता रहा था कि ईरान ने क्या खोया है। अब सवाल है कि ईरान इस हत्या को आतंकवादी कार्रवाई क्यों कहता है? इसके पीछे वजह है अंतर्राष्ट्रीय कानून। आपसी दुश्मनी में देश एक दूसरे पर हमला करवाते हैं, लेकिन इन हमलों में किसे निशाना बनाया जाएगा, इसकी भी एक सीमा होती है। अगर आप सीधी जंग में नहीं हैं तो आप दूसरे देश के सरकारी अधिकारियों को टारगेट नहीं करेंगे। 1907 का हेग कन्वेंशन इस बात की इजाज़त नहीं देता। इसलिए जब अमेरिका ने ईरानी सेना के बड़े अधिकारी सुलेमानी को मारने की बात कबूली तो ये वॉर माना गया, एक्ट माना गया वॉर का। जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश अमेरिका से इस पर खूब नाराज़ हुए। यहाँ तक कि अमेरिकी मीडिया ने भी ट्रंप प्रशासन की खूब आलोचना की। सुलेमानी की हत्या के बाद जाहिर सी बात है अमेरिका और ईरान के रिश्ते और बिगड़ गए। ईरान ने बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और इस प्रतिज्ञा की पहली किश्त आई 8 जनवरी 2020 को, जब ईरान ने इराक स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस पर सांकेतिक हमला किया। सांकेतिक क्यों? क्योंकि ईरान ने इराक को खबर भेजकर हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी और उसके बाद हमला किया था। जानकार कहते हैं कि यह सीधी कार्रवाई थी, इसलिए दिखावटी थी। असली कार्रवाई ईरान प्रॉक्सी वॉर के अपने अंदाज में करेगा।
दशकों से चले आ रहे ईरान अमेरिका संघर्ष को और हवा मिलेगी और मिडिल ईस्ट की अशांति में इससे और इजाफा होगा। ये था दुनियादारी में आज की बड़ी खबर का हिस्सा। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी नाइजीरिया से है। यहाँ एक आतंकी हमले में कम से कम 59 लोग मारे गए। इस हमले के पीछे बोको हरम का हाथ होने की आशंका है। खबरों के मुताबिक आतंकवादियों को शक था कि इस इलाके के ग्रामीण बोको हरम की गतिविधियों के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को खबर पहुंचा रहे हैं और इसी वजह से ये हमला हुआ। दूसरी सुर्खी WHO से जुड़ी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये लगातार विवादों में है। ताज़ा मामला कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों से जुड़ा है। WHO में कोरोना आउटब्रेक के जांच दल की प्रमुख हैं मारिया वैन खारकोव। उन्होंने बयान दिया कि बिना लक्षण वाले मरीजों से संक्रमण होने का खतरा बहुत कम है। इस बयान पर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए और आलोचना के बाद WHO ने अपनी बात वापस ले ली। तीसरी सुर्खी पूर्वी अफ्रीका में बसे देश बुरुंडी से है। यहाँ के राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजिजा का निधन हो गया। 55 साल के पियरे 15 साल से सत्ता में थे और अगस्त 2020 में पद से हटने वाले थे। सरकारी बयान में बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई, लेकिन कई लोग इसे कोरोना से हुई मौत भी बता रहे हैं। ये सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि कोरोना फैलने के बाद बुरुंडी की सरकार ने कहा था कि उनके देश में लोग ईश्वर की पूजा करके संक्रमण को भगा देंगे। सुर्खियां इतनी ही। अब दुनियादारी का आखिरी सेगमेंट, तारीख। आज तारीख है 10 जून और आज का इतिहास जुड़ा है एक धोखाधड़ी से। ऐसी धोखाधड़ी जिसमें एक बड़े देश ने अपने पड़ोस में बसे एक गुलाम देश को आज़ाद करवाने का वादा किया, लेकिन फिर उसने खुद ही उस देश के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस बात को 122 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस धोखाधड़ी का एक चैप्टर अभी भी खुला है। ये चैप्टर बताएंगे, पर पहले एक गाने का जिक्र करते हैं। स्पेनिश का मशहूर गाना है, सुनिएगा। ग्वांटानामेरा गुआजिरा ग्वांटानामेरा। इसे लिखा था होसे मार्ती ने। 19वीं सदी में पैदा हुए होसे क्यूबा के क्रांतिकारी थे। तब क्यूबा स्पेन का गुलाम था। क्यूबा की आज़ादी के लिए लड़ रहे होसे मार्ती को वतन छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा और वहीं उन्होंने ये ग्वांटानामेरा गीत लिखा। समझिए कि ग्वांटानामेरा काबुलीवाला के ए मेरे पिछड़े चमन जैसा एक गीत है, जिसकी शुरुआत होती है ग्वांटानामो की एक किसान लड़की से। और कहाँ है ये ग्वांटानामो? ये क्यूबा के दक्षिणी पूर्वी छोर पर बसे एक शहर का नाम है। 10 जून 1898 को अमेरिकी नौसेना की 5 कंपनियां इसी ग्वांटानामो के समुद्र तट पर पहुंची। वो आए तो थे क्यूबा को स्पेन की गुलामी से आज़ाद करवाने। वो अगले 1 महीने तक जंग में शामिल भी रहे। स्पेन हार गया, अमेरिका जीत गया। क्यूबा को लगा अब आज़ादी मिल गई, लेकिन इस जंग के बाद अमेरिका को सूझा अपना हित। ग्वांटानामो बे की स्थिति कैरेबियन पर कंट्रोल के हिसाब से बहुत मुफीद थी उस पूरे समुद्री इलाके पर निगरानी के लिए। अमेरिका इसे हथियाना चाहता था। वो क्यूबा पर भी नियंत्रण रखना चाहता था। इसलिए उसने क्यूबा की अपनी सरपरस्ती में बनी नई सरकार पर दबाव डालकर एक अनुबंध पर उनसे दस्तखत करवा लिए। इस अनुबंध को कहते हैं प्लेट अमेंडमेंट। इसके तहत क्यूबा को अपना कुछ भूभाग लीज पर अमेरिका के सुपुर्द करना पड़ा और इसी व्यवस्था के तहत अमेरिका ने ग्वांटानामो बे को हासिल कर लिया और वहाँ पे अपना बड़ा नेवल बेस बनाया। ये बेस आज भी अमेरिका के पास है। यहीं पर अमेरिका अपना कुख्यात ग्वांटानामो बे डिटेंशन सेंटर चलाता है, जहाँ पर टॉर्चर की खबरें, तस्वीरें, वीडियो बहुत वायरल हुए थे एक ज़माने में। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। अब मैं चलता हूँ, लेकिन आपको किसी उदासी के साथ नहीं, एक उम्मीद से भरी कविता के साथ छोड़ कर जाता हूँ, जिसे लटक के लिए भेजा है हमारी एक दर्शक सुनैना ने। लटक यानी कि लल्लन टॉप कहानियाँ, कविताएँ, कॉमिक एक्ट और कलाएँ। ये इंस्टाग्राम पर लल्लन टॉप की नई पहल है। यदि आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो इस पेज को ज़रूर लाइक करें। आपका पूरा दिन विचारों से, प्रफुल्लता से भरा रहेगा। शुक्रिया।
होते गमों के ठिकाने मिले। चांदनी रात बैठे हैं साथ, फिजाओं में है वो अनकही बात। पहेली की तरह है ये मुलाकात, खत्म न होगी ये शुरुआत। क्या वक्त क्या नसीब है, क्या वक्त क्या नसीब है, जब दिल के हम कर